नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मेरा स्टडी पर। दोस्तों, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिसे समझना जितना जरूरी है उतना ही दिलचस्प भी। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स कुछ बुनियादी सवालों में उलझ जाते हैं, जैसे क्या विकास जीन से होता है या माहौल से, या फिर क्या विकास धीरे धीरे होता है या अचानक। अगर आपको भी इन सवालों में कंफ्यूजन होता है तो आज की ये चर्चा आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज हम उन चार प्रमुख मुद्दों, मेजर डिबेट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जिनसे सी टेट और यूपी टेट में हर साल पक्के सवाल आते हैं। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे विवादित बहस, प्रकृति बनाम पोषण। इसका सीधा सा मतलब है हमारे विकास पर किसका ज्यादा असर है, हमारे जीन्स का या हमारे माहौल का। जी, और ये बाल विकास की शायद सबसे बुनियादी बहस है। यहाँ प्रकृति यानी नेचर का मतलब उन सभी चीजों से है जो हमें जन्म से मिलती हैं, हमारी आनुवांशिकता, हमारे जीन्स। अच्छा, तो ये वो हिस्सा है जो स्टेबल है, मतलब स्टैटिक। बिल्कुल, ये स्थिर होता है। जैसे हमारी आंखों का रंग या हमारे शरीर की बनावट जो हमें माता पिता से मिलती है। गॉल्टन जैसे कुछ पुराने मनोवैज्ञानिक तो ये भी मानते थे कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान ही होंगे। मतलब सब कुछ पहले से तय है। और दूसरी तरफ है पोषण यानी नर्चर। हाँ, पोषण में वो सब कुछ आ जाता है जो हमारे अनुभव और हमारे परिवेश, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो ये डायनामिक हुआ है ना। जो बदलता रहता है। एकदम, हमारा ज्ञान, हमारा व्यवहार, हमारे स्किल्स, ये सब समय के साथ बदल सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक बच्चे को जन्म से बेहतरीन जीन्स मिले हैं एक एथलीट बनने के लिए। लेकिन अगर उसे सही खाना और अच्छी ट्रेनिंग, मतलब सही माहौल ही ना मिले, तो उसका क्या होगा? तो उसका विकास पूरी तरह से हो ही नहीं पाएगा। उसकी वो जो क्षमता है वो दब कर रह जाएगी। तो इसका निष्कर्ष क्या है? क्या एक दूसरे से ज्यादा जरूरी है या दोनों? निष्कर्ष ये है कि विकास न तो केवल प्रकृति है, न ही केवल पोषण। यह इन दोनों की एक बहुत जटिल अंतःक्रिया, एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का नतीजा है। अच्छा। वुडवर्थ ने इसका एक बहुत ही अच्छा सूत्र भी दिया था। विकास इज इक्वल टू आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी क्रॉस एनवायरनमेंट। जी, और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये गुणा का निशान है, जोड़ का नहीं। मतलब दोनों का होना अनिवार्य है। अगर एक भी शून्य हुआ तो नतीजा शून्य। बिल्कुल सही। ठीक है। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अगला मुद्दा विकास की गति और उसके तरीके के बारे में है। क्या विकास एक ढलान, एक रैंप की तरह धीरे धीरे और लगातार होता है, या फिर सीढ़ियों यानी स्टेप्स की तरह अचानक चरणों में होता है। हाँ, ये है निरंतरता बनाम अनिरंतरता की बहस। जो लोग निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को मानते हैं, उनका कहना है कि विकास एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बदलाव मात्रा में होते होंगे, फिर क्वांटिटेटिव। जी बिल्कुल। इसमें होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, जैसे किसी बच्चे की वोकैबुलरी का धीरे धीरे बढ़ना। या उसकी लंबाई का बढ़ना। जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बनता है। एकदम सही उदाहरण है। और अनिरंतरता या डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि विकास चरणों में यानी स्टेजेस में होता है। सीढ़ियों की तरह। हाँ। और इसमें परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, क्वालिटेटिव। मतलब हर स्टेज पर बच्चा दुनिया को बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखने लगता है। उसके सोचने का तरीका ही बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एक इल्ली का तितली बनना है। बेहतरीन। वो सिर्फ एक बड़ी इल्ली नहीं बनती, वो पूरी तरह से बदल जाती है। एक गुणात्मक बदलाव है ये। जीन प्याजे, फ्रायड और एरिक्सन जैसे बड़े मनोवैज्ञानिक इसी विचार के समर्थक थे। तो प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, वो इसी अनिरंतरता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। बिल्कुल, हर चरण एक नई छलांग है। तो इन सब का क्या मतलब है? अब सवाल ये उठता है कि विकास की इस प्रक्रिया में बच्चे की अपनी भूमिका क्या है? क्या बच्चा एक कोरा स्लेट है जिस पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, या वो खुद एक वैज्ञानिक है? ये शिक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुरानी सोच, जिसे निष्क्रिय बच्चा या पैसिव चाइल्ड का दृष्टिकोण कह सकते हैं, वो यही मानती थी। जॉन लॉक ने टैबुला रोसा, मतलब कोरी स्लेट का विचार दिया था। अच्छा, कि बच्चा एक खाली स्लेट की तरह पैदा होता है। जी। और व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट्स जैसे वॉटसन और स्किनर भी यही मानते थे कि बच्चा एक निष्क्रिय प्राणी है। उसे वातावरण जैसा चाहे वैसा ढाल सकता है। लेकिन आज की सोच इससे बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग।
नई सोच जिसे हम संरचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, वो बच्चे को एक सक्रिय निर्माता मानती है, एक्टिव चाइल्ड। जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। हाँ, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे सवाल पूछते हैं, खुद प्रयोग करके सीखते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये तो हम सब अपने घरों में देखते भी हैं। सही बात है। और इसीलिए आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे एनसीएफ 2005, वो भी बच्चे को एक सक्रिय भागीदार, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट ही मानती है। मतलब रटने की जगह समझने और करने पर जोर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी मुद्दे पर आते हैं। हम्म क्या विकास के नियम पूरी दुनिया के हर बच्चे के लिए एक जैसे हैं, या फिर बच्चे की संस्कृति और उसका समाज उसे बदल देते हैं? ये है सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ की बहस। यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिसिटी। सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहता है कि विकास के जो नियम हैं वे पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। हर बच्चे के लिए। हाँ, खासकर शारीरिक और गामक विकास में, मतलब फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट। जैसे दुनिया का हर बच्चा पहले आवाजें निकालना सीखता है, जिसे हम बैबलिंग कहते हैं, फिर शब्द बोलता है। जी, ये क्रम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। तो फिर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट की भूमिका कहाँ आती है? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग-अलग माहौल के बच्चों में बहुत फर्क होता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। और यहीं पर संदर्भ विशिष्टता का सिद्धांत आता है। यह सिद्धांत कहता है कि विकास संस्कृति और समाज पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और वाइगॉत्स्की इसके प्रमुख समर्थक थे। बिल्कुल, वाइगॉत्स्की ने यही कहा। सोचिए, एक अमीर देश के शहर में पल रहे बच्चे और एक युद्धग्रस्त देश में पल रहे बच्चे का मानसिक और सामाजिक विकास क्या एक जैसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अलग होगा। तो उनका संदर्भ उनके विकास को आकार देता है। इसीलिए विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है, जिसके कई पहलू हैं, और ये संदर्भ के अनुसार अलग हो सकता है। तो कुछ पहलू सार्वभौमिक हैं, जैसे चलना सीखना, लेकिन सोच और सामाजिक व्यवहार संदर्भ पर निर्भर करता है। एकदम सही। तो आज हमने बाल विकास से जुड़ी इन 4 बड़ी बहसों को समझा। प्रकृति बनाम पोषण, निरंतरता बनाम अनिरंतरता, बच्चे की सक्रिय या निष्क्रिय भूमिका और विकास की सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि विकास कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ये प्रकृति और पोषण का गुणा है। ये कभी धीमा तो कभी चरणों में होता है। इसमें बच्चा खुद एक निर्माता है, और ये उसके समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। इन सभी को एक साथ समझना ही बाल विकास की असली समझ है। और अब सोचने के लिए एक विचार। आज की डिजिटल दुनिया, जहां एक बच्चा गांव में बैठकर भी दुनिया की जानकारी ले सकता है, वो सार्वभौमिकता और संदर्भ की इस बहस को भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या इंटरनेट एक नया सार्वभौमिक संदर्भ बना रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।